चलिए साहब, पहला क्वेश्चन देखिए, बताइए आप लोग कि पेम्पनी फॉर्म प्लेक्सस, ठीक है, किससे संबंधित है? हाँ जी। तो जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो अपना आंसर देते चलें, है ना। डी ऑप्शन, है ना, विपिन कुमार। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पेम्पनी फॉर्म प्लेक्सस क्या है और कहाँ होता है। ठीक है, पेम्पनी फॉर्म प्लेक्सस किससे संबंधित है, कहाँ पाया जाता है ये? वृषण के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। तो वृषण में कहाँ पाया जाता है? ये है जो टेस्टिस यानी वृषण है, उसके ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है? शिराओं का जाल होता है। ठीक है, क्या है? शिराओं का जाल है। इसका जो मुख्य काम है क्या है? ताप नियंत्रण। ठीक है, और ये एक ऑप्शन दे रखा है काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। ये क्या है कि जो टेस्टिज है, इसके लिए ऊपर से ब्लड सप्लाई आ रही है। ठीक है, और इधर से क्या है? ये शिराओं का एक जाल होता है। ठीक है, इस तरह से ये जाने वाला रक्त हो गया। तो ये जो शिराओं का जाल है, इनके मध्य ही ताप का आदान प्रदान, यानी जो इस आर्टरी में ब्लड बह रहा है, ठीक है, वो गर्म है और यहां से जाने वाला रक्त कैसा है? ठंडा है। तो इनके मध्य ही क्या हो जाता है? ताप का एक्सचेंज हो जाता है। जो ब्लड है, यह इन शिराओं के संपर्क में आता है, और इन शिराओं के संपर्क में आने के कारण जाने वाले ब्लड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, यानी जो ये अपने सभी ऑप्शन क्या हैं, ये सही है। ठीक है, ताप नियंत्रण से भी संबंधित है, स्रावों का जाल होता है, ये भी बात सही है, और काउंटर करंट हीट एक्सचेंज होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन क्या है? ठीक है, हमें क्या देखना है? सत्य कथन देखना है। तो इसका बताइए आप, क्या आएगा? शुक्राशय कुत्ते में अनुपस्थित होता है, बताइए सत्य है या सत्य। प्रोस्टेट मुर्गे में अनुपस्थित होती है। काउपर्स ग्रंथि कुत्ते और मुर्गे में अनुपस्थित होती है, या सभी? कौन सा ऑप्शन इसमें से आंसर के रूप में जाएगा? कौन सा कथन सत्य है? बी। ओके, ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं कि जो शुक्राशय है यानी सेमाइनल वेसिकल्स है, ठीक है, कुत्ते में अनुपस्थित होता है, ये बात सही है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, मुर्गे में अनुपस्थित होती है, ये कथन भी सत्य है। काउपर्स ग्रंथि, ठीक है, ये कुत्ते और मुर्गे दोनों में ही क्या रहती हैं? अनुपस्थित होती होती हैं। तो इस तरह से अपना जो आंसर जाएगा वो कौन सा रहेगा? सभी। तो ये सभी कथन क्या है? सत्य। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन सी सहायक जनन ग्रंथि का स्राव वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त करता है? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है यहीं पर, कौन सी सहायक जनन ग्रंथि का स्राव नर जनन मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है? ठीक है, तो दोनों, पहला आंसर बताइए नंबर थर्ड का, कि इसमें क्या जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेम है, और नंबर फोर्थ में ऑप्शन क्या जाएगा? ठीक है, पहले नंबर तीन क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या जाएगा इसमें आंसर? यानी कौन सी सहायक जनन ग्रंथि है जो वेजाइना की, यानी जो मादा जनन मार्ग है,
उसकी अम्लीयता को क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा अपना, यानी जो वेजाइना है उसकी अम्लीयता को किस ग्रंथि का स्राव समाप्त करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव है वो वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त करता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो नर जनन तंत्र है, ठीक है, जो नर का मूत्र मार्ग है, जनन मार्ग कहें या फिर हम क्या कहें, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को कौन सी ग्रंथि का स्राव समाप्त करता है। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा अपना, क्योंकि प्रोस्टेट तो किसमें हो गया कि मादा की जो वेजाइना है उसकी अम्लीयता को समाप्त करता है, तो यहाँ पर जाएगा बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कि जहां पर बल्बो यूरिथ्रल यानी बुल है, ठीक है, बल्बो से बुल आ गया और यूरिथ्रल से क्या आ गया, मूत्र मार्ग। ठीक है, तो बुल के जो मूत्र मार्ग है उसकी अम्लीयता को जो समाप्त करता है वो कौन सी हो गई, इज इक्वल टू बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बल्बो यूरिथ्रल। तो इसका आंसर हो गया बल्बो यूरिथ्रल। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मोइड फ्लेक्सर निम्न में से किसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, सिग्मोइड फ्लेक्सर की बात कर रहे हैं, और क्या देख रहे हैं हम, एब्सेंट देख रहे हैं कि किसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, बताइए। ऑल, ऑल, ऑल। ठीक है, ठीक है, दीप्ति कुमार दो, नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि सिग्मोइड फ्लेक्सर किसे कहते हैं। ठीक है, सिग्मोइड फ्लेक्सर किसका भाग है, सिस्टम का भाग है। ठीक है, कौन सा वाला भाग है, बॉडी वाला भाग है। कैसी शेप होती है, एस शेप होता है ये। ठीक है, इस तरह से जब ये रूट से निकलता है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एस शेप कर्व बनता है इसमें, ये क्या कहलाता है, यही सिग्मोइड फ्लेक्सर कहलाता है। ठीक है, अब ये जो सिग्मोइड फ्लेक्सर है किस किस में पाया जाता है, किस किस में अनुपस्थित होता है, तो हम बात कर रहे हैं एब्सेंट की। तो सामान्यतः जो ये है, घोड़े में एब्सेंट रहता है, ठीक है, कुत्ते में भी एब्सेंट रहता है, मुर्गे में भी एब्सेंट रहता है, तो अपना आंसर चला जाएगा और। ठीक है, और होता किस में है ये, प्रेजेंट किस में होता है, तो ये बैल में, ठीक है, और सुअर, इन दोनों में ये क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो किस किस में उपस्थित रहता है ये, बैल और सुअर के अंदर क्या रहता है, ये उपस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आप सुमेलित तो फिर क्या कर पाएंगे यहां पर, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि कोरोना ग्लैंडिस, ठीक है, ये इनमें से किस जानवर से, ठीक है, किस प्रजाति से संबंधित होता है, बताइए आप। कोरोना ग्लैंडिस किससे संबंधित होता है। कोरोना ग्लैंडिस में इनमें से कुत्ता जाएगा आंसर, यानी कुत्ते में उपस्थित होता है, या मुर्गे में उपस्थित होता है, या सुअर में, घोड़े में, किस में है, बताइए। घोड़े में सिग्मोइड फ्लेक्सर एब्सेंट होता है। नंबर 4,
ठीक है, तो जो लोग नंबर 4 बता रहे हैं कोरोना ग्लैंडिस, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? घोड़ा। तो कोरोना ग्लैंडिस इसमें है, घोड़े में उपस्थित होता है। ठीक है, तो होता क्या है ये? घोड़े के शिश्न में, ठीक है, जो आगे ग्लैंडिस वाला भाग है और बॉडी वाला भाग है, उस जगह पर एक उभार वाली एक लाइन पाई जाती है। एक रिंग रूप में क्या है, उभरी हुई रेखा के रूप में क्या रहती है? एक गोलाकार भाग होता है, रिंग के शेप में रहता है उभार। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोना ग्लैंडिस, यानी ग्लांस के ऊपर उभरा हुआ स्राव, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कोरोना ग्लैंडिस। किसमें होता है ये? घोड़े में होता है। अगला है प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम। ये किसमें होता है? बताइए। प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम किसमें होता है? आंसर थर्ड, यानी सुअर। ठीक ठीक, और बताइए कहाँ गए बाकी के? चलिए, प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम क्या है? प्यूस का, प्रीप्यूस में, ये किसमें रहता है? प्रीप्यूस में रहता है। प्रीप्यूस में पाउच नुमा संरचना, पाउच नुमा संरचना होती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और ये प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम किसमें होता है? सुअर से संबंधित होता है। तो सुअर की जो प्रीप्यूस है, उसमें पाउचनुमा संरचना रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बल्बस ग्लैंडिस। ये किसमें पाया जाता है? बताइए। बल्बस ग्लैंडिस फर्स्ट, यानी कुत्ता पुष्पेंद्र सिंह। दीप्ति उपाध्याय फर्स्ट। सुदेश फॉर द डॉग, कुत्ते में पाया जाता है। और कोई, कोई आंसर चेंज करना चाह रहा है? चलिए, देखिए, पहली बात तो बल्बस ग्लैंडिस है क्या चीज, है ना? बल्बस यानी बल्बनुमा संरचना, ग्लैंडिस यानी ग्लांस में। ठीक है, यहां भी तुमने बात की थी। कोरोना यानी एक किनारा है, वहां पर ग्लांस में, तो ग्लांस में जो किनारे हैं वो कैसे हैं? फूले हुए। तो ये किस में बात चल रही थी? घोड़े में बात चल रही थी। ठीक है, और ये क्या है? बल्बस ग्लैंडिस। तो जो कृष्ण है, वो और ज्यादा फूला हुआ रहता है। ठीक है, और पॉपुलेशन के समय ये जो बल्बस ग्लैंडिस है, इसमें ब्लड सप्लाई अधिक हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अंदर, कुत्ते के अंदर। तो बल्बस ग्लैंडिस, पहली बात तो ये होगा कि बल्बस ग्लैंडिस पाया जाता है कुत्ते के अंदर। तो इसके ग्लांस पेनिस में का जो फूला हुआ भाग है, वो क्या कहलाता है? बल्बस ग्लैंडिस कहलाता है। पॉपुलेशन के समय कुत्ते के इस बल्बस ग्लैंडिस वाले भाग में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इसके कारण जो कुत्ते के समागम के दौरान लॉक की प्रक्रिया होती है, वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, अगला है वेस्कुलर बॉडी। तो बचा क्या? एक ऑप्शन बचा लास्ट में, कौन सा? मुर्गा। तो वेस्कुलर बॉडी क्या हो जाती है? मुर्गे के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जो कि प्रजनन में सहायता दी है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो इस तरह से ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमें एक दो नहीं पता है, तो वहां पर एक संभावना बन जाती है कि भाई हाँ, हम ठीक कर सकते। चलिए, अगला है निम्न में से वीर्य के बारे में असत्य कथन बताइए। पहला है, वीर्य में प्रोस्टाग्लैंडिन सर्वाधिक होता है। वीर्य में गंध एमीन्स के कारण आती है। सुअर के वीर्य में आइनोसिटोल जो पदार्थ है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है, या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है? ठीक है, बताइए।
वीर्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? और कोई? देखिए, वीर्य में प्रोस्टाग्लैंडिन सर्वाधिक होता है, ठीक है। वीर्य में गंध एमिन्स के कारण होती है, ये कथन भी सत्य है। सूअर के वीर्य में आइनोसिटोल अधिक होता है, ये भी कथन सत्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, ठीक है। तो आंसर जाएगा अपना कोई नहीं, ठीक है, ये चीज। अगला है, निम्न को सुमेलित कीजिए। जिस तरह से अपना पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से हमें क्या करनी है, यहाँ पर भी मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले बताइए कि सर्टोली कोशिकाएं यहाँ पर किससे संबंधित हैं? शुक्राणु मात्र कोशिका से, जननिक उपकला से, स्पर्मेटिक कॉर्ड से या एंड्रोजन से? ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं किससे संबंधित होती हैं? पुष्पिंदर सिंह सेकंड, सुदेश थर्ड, विपिन कुमार वन। अरे यहाँ पर वेरिएशन आ गया आपके आंसरों में, है ना। देखो, सर्टोली सेल पहली बात तो पाई कहाँ जाती हैं, है ना। हमने बात की थी, कल भी बात की थी इसके बारे में, जब हम युग्मक जनन के बारे में बात कर रहे थे। सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं, ठीक है। ये क्या है? सेमनीफेरस नलिका, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? यहाँ पर अंदर ये कोशिकाएं उपस्थित रहती, इनको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिकाएं। और इनका काम क्या है सर्टोली कोशिकाओं का? तो सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। मात्र कोशिकाएं यानी माता, और माता काम क्या है? पोषण प्रदान करना, ठीक है, यानी स्पर्म मदर सेल। तो सर्टोली कोशिकाओं का भी काम क्या होता है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। तो यहाँ पर अपना आंसर चला जाएगा, सर्टोली कोशिकाओं से संबंधित क्या आ जाएगा? शुक्राणु मात्र कोशिका, ठीक है। तो सर्टोली कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु मात्र कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, लीडिंग कोशिकाओं से इनमें से कौन सी चीज संबंधित रहती है? जननिक उपकला, स्पर्मेटिक कॉर्ड या एंड्रोजन? बताइए। चलिए साहब, फोर फोर फोर, सभी फोर पे पहुंच गए यहाँ तो, है ना। तो लीडिंग कोशिकाएं पहली बात होती कहां पर हैं? तो ये स्थित होती हैं सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच में। मान लो एक सेमनीफेरस नलिका ये हो गई, दूसरी सेमनीफेरस नलिका ये हो गई, ठीक। तो इनके बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई लीडिंग कोशिकाएं। तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ स्थित हैं? सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच में। और इनका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? लेडिंग सेल से संबंधित एंड्रोजन आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है सेमनीफेरस नलिका, ये किससे संबंधित है? ये बताइए आप, सेमनीफेरस नलिकाएं किससे संबंधित हैं? सेकंड सेकंड सेकंड, सबका सेकंड, वेरी गुड। तो सेमनीफेरस नलिकाएं संबंधित होती हैं जननिक उपकला से। क्यों? क्योंकि इन सेमनीफेरस नलिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक एकल परत पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं जननिक उपकल। और इस जननिक उपकला से ही स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। इसका निर्माण करती हैं ये, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। अब बची एक लास्ट, क्रीमेस्टर मसल। तो ये किससे संबंधित होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड से संबंधित होती है। तो जब हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में बात की थी, तब हमने वहां पर स्पर्मेटिक कॉर्ड के 7 भाग बताए थे, ठीक है, जिनमें से एक थी क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। तो क्रीमेस्टर मसल और एक होती है डार्टस पेशी,
कौन सी होती है? डार्टस पेशी, इसकी लेयर पाई जाती है टेस्टिज में। और क्रीमेस्टर मसल और डार्टस पेशी की कारण ही जो टेस्टिज हैं वो शरीर के पास आते हैं और उससे दूर जाते हैं, जिनका रोल किसमें है? विशेषकर ताप नियंत्रण में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टिज का तापमान जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया सही तरीके से संपन्न हो पाती है। तो गर्मियों में जो क्रीमेस्टर मसल और डाटा स्पेसी, ठीक है, ये रिलैक्स होकर के टेस्टिज को शरीर से दूर ले जाते हैं, और सर्दियों में ये संकुचित होकर के टेस्टिज को शरीर के पास लाते हैं, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उचित ताप मिल सके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अगला है, निम्न में से वृषण का आवरण नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो टेस्टिज में नहीं पाई जाती? ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलेसा, ट्यूनिका मस्कुलेरिस। बताइए। ट्यूनिका होशियार। मस्कुलरिस। हाँ जी, बताइए। फोर्थ आंसर ट्यूनिका मस्कुलेरिस। और देखिए, तो ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलेसा, ये तीनों लेयर पाई जाती हैं टेस्टिज में। ठीक है, तो जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ठीक है, बाह्यतम आवरण, एल्बुजिनिया मध्य लेयर, और सबसे आंतरिक होती है ट्यूनिका वेस्कुलेस। ठीक है, जबकि ट्यूनिका मस्कुलरिस नहीं पाई जाती है। तो उन तीन लेयरों में से ट्यूनिका मस्कुलरिस क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है, किसमें? टेस्टिज के आवरण। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनलिस पाई जाती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाई जाती है, और ट्यूनिका वेस्कुलेसा पाई जाती है, जबकि ट्यूनिका मस्कुलेसा क्या रहती है? अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से टेस्टिज का भाग नहीं है। तो इनमें से ऐसी कौन सी संरचना है जो टेस्टिज के अंदर नहीं पाई जाती है? पहला है सेमिनल सेमनीफेरस नलिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, अधिवृषण, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, बताइए। निम्न में से टेस्टिज का यानी वृषण का भाग नहीं है, कौन सी ऐसी संरचना है जो टेस्टिज में यानी वृषण में नहीं पाई जाती है? सेमनीफेरस नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अधिवृषण कहाँ पाया जाता है? और सेमाइनल वेसिकल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके हिसाब से आप बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, चलिए देखो, समझो थोड़ा सा ऐसे, आप फोर्थ और थर्ड में कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। ये हो गया टेस्टिज। टेस्टिज के अंदर खंड होते हैं, लोब्स होते हैं। ठीक है, ये खंडों में बटा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या हो गई ये? सेमनीफेरस नलिकाएं। किसके अंदर है सेमनीफेरस नलिका? पहली चीज आ गई सेमनीफेरस, टेस्टिज के अंदर हो गई। ठीक है, दूसरा है सर्टोली सेल। तो अभी हमने बात की थी, ये सेमनीफेरस नलिका है, और सेमनीफेरस नलिका के अंदर क्या चीज है? सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कहां पर उपस्थित होती हैं? सर्टोली कोशिकाएं भी टेस्टिज के अंदर ही होती हैं। ठीक है, अब बचा अधिवृषण। तो अधिवृषण क्या होता है कि जो यहां से मेटास्टेज, और फिर क्या बनता है? वासा डिफरेंशिया। तो यहां से मेटास्टेज की यहां से वासा डिफरेंशिया निकलती हैं, और यहां पर ये अत्यधिक कुंडलित होकर के एक संरचना बनाती है। ठीक है, इस तरह से, और जो अंत में एक सीधी नलिका के रूप में बाहर निकलता है। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? अधिवृषण
कहलाता है। तो ये भी किसका भाग है? टेस्टिज का ही भाग है। ठीक है। और फिर सेमेनल वेसिकल, तो सेमेनल वेसिकल किसे बोलते हैं? शुक्राशय को। और शुक्राशय कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में। कहाँ? उदर गुहा। ये कहाँ पर है? उदर गुहा में। तो उदर गुहा और टेस्टिज, तो ये तो बहुत डिफरेंस हो गया इनमें, है ना। तो फिर सेमाइनल वेसिकल जो है, शुक्राशय है, वो टेस्टिज का भाग नहीं होता। तो अपना आंसर जाएगा सेमाइनल वेसिकल। ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखें आप। ठीक है, कि अधिवृषण टेस्टिज का ही भाग है। देखिए, अब आ गए हम डिस्टोकिया वाले पोर्शन पर। डिस्टोकिया किसे कहते हैं हम? प्रसव में कठिनाई को हम क्या बोलते हैं? डिस्टोकिया कहते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है अपना, भ्रूण और माँ के, भ्रूण हो गया और माँ हो गई, दोनों के कशेरुदंड के मध्य का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन, पोजीशन, पोस्चर या कोई नहीं? बताइए। प्रेजेंटेशन। माइक ऑफ कर लीजिए आप सभी अपना अपना, है ना। केवल मैं कमेंट देख रहा हूं आप सबके, इसीलिए मैंने मोबाइल ले रखा है हाथ में। कौन क्या कमेंट कर रहा है? बताइए। प्रियंका चौधरी फर्स्ट, दीप्ति उपाध्याय फर्स्ट, बिरजू अंतरा सेकंड, सुदेश फौजदार सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके आंसर्स अलग अलग हो गए, है ना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, पोजीशन किसे कहते हैं और पोस्चर किसे कहते हैं। तो अपने जो तीनों क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। दूसरा है, जब आपको इसका आंसर पता है तो निश्चित है कि आगे वाले का भी आंसर पता होगा, है ना। दूसरा है कि भ्रूण के शरीर का माँ की पेल्विक कैविटी के साथ संबंध क्या कहलाता है? सेम ऑप्शन रहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कौन सा है? भ्रूण के अग्रपाद और पश्चपाद का, ठीक है, अग्रपाद हो गए, पश्चपाद हो गए, गर्दन हो गई। यानी भ्रूण के खुद के स्वयं के अंग हैं, अग्रपाद है, पश्चपाद है और गर्दन है, उनका स्वयं के शरीर के साथ संबंध क्या कहलाता है? ठीक है। तो तीनों में से तीनों आंसर हैं, ये कहीं ना कहीं आंसर हैं एक कोई किसी ना किसी क्वेश्चन के, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर। ठीक है। तो चलो, पहला तो मुझे पता चल गया, आपने पहले में ये आंसर दे दिया। अब मुझे इसका आंसर बताओ, एक साथ क्लियर करूंगा तीनों को। भ्रूण के शरीर का माँ की पेल्विक कैविटी के साथ संबंध क्या कहलाता है? अब इसके आंसर बताइए। इसमें आंसर दे रहे हो आप सेकंड, सेकंड, सेकंड। ठीक है, सेकंड। और फिर इस वाले में क्या जाएगा? भ्रूण के अग्रपाद और पश्चपाद का स्वयं के शरीर के साथ संबंध में थर्ड, यानी पोस्चर। अब देखिए, आप अपने अपने जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लेना। और मैंने वहां पर जब पढ़ाया था आपके लिए काफी जोर दे करके ये चीज मैंने समझाई थी, है ना। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? तो इसका आंसर, पहली बात तो यही है कि आंसर यही है, प्रेजेंटेशन। तो भ्रूण का जो शरीर है, ठीक है, या ये कहें कि भ्रूण का कशेरुदंड, यहाँ पर हमने किसी कोई चीज मेंशन नहीं की है। तो भ्रूण का माँ के, क्यों हमने क्या चीज मेंशन कर दी है? कशेरुदंड। ठीक है। तो भ्रूण का कशेरुदंड और माँ का कशेरुदंड, ये हो गया भ्रूण और माँ के दोनों का क्या है? कशेरुदंड के मध्य का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रेजेंटेशन। और हमने यहाँ पर बात की थी कि जो प्रेजेंटेशन है वो कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार के थे। ठीक है। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। ठीक है, तीन प्रकार के हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन पढ़े थे। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल किसे कह रहे थे? जब माँ का कशेरुदंड और भ्रूण का कशेरुदंड दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के समानांतर हैं या प्रति समानांतर हैं। तो उस स्थिति को हम क्या बोल रहे थे? लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन बोल रहे थे। जब माँ का कशेरुदंड, ये कैसे थे यहाँ पर?
दोनों कशेरुदंड कैसे हैं? समानांतर, या हम बोल सकते हैं प्रति समानांतर। और दूसरा है ट्रांसवर्स। तो इसे क्या कहेंगे, कब कहेंगे? जब दोनों कशेरुदंड के मध्य कितने डिग्री का कोण हो? 90 डिग्री को हो, एक दूसरे के कैसे हो? लंबवत। और यह सामान्यतः यानी खड़ा हुआ एब्सेंट ही रहता है, इस तरह का मोस्टली पाया नहीं जाता, ये संभव नहीं होता है। प्रेजेंटेशन कितने हो गए? 3 प्रकार के, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। लॉन्गिट्यूडनल में माँ का कशेरुदंड और भ्रूण का कशेरुदंड दोनों कैसे होते हैं? समानांतर स्थिति में होंगे या प्रति समानांतर होंगे। ट्रांसवर्स में दोनों के बीच यानी भ्रूण कैसा हो जाएगा? आड़ा हो जाएगा, तो उससे क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इसी लॉन्गिट्यूडनल को आगे चल के 2 भागों में बांट दिया था, ठीक है? कौन सा? एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर प्रेजेंटेशन, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, और दूसरा था पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन। तो एंटीरियर वाले में सबसे पहले जन्मनाल में क्या चीज प्रवेश कर रही थी यहाँ पर? एक तो हेड, ठीक है, और अग्रपाद यानी अगले पैर पहले प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर पिछले पैर जन्मनाल में या सर्विक्स में पहले प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई प्रेजेंटेशन के बारे में। दूसरा है भ्रूण के शरीर का माँ की पेल्विक कैविटी के साथ संबंध, ठीक है, कि जो भ्रूण है उसका कशेरुदंड जो है किस तरह से है, जो भ्रूण है उल्टा लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है या टेढ़ा लेटा हुआ है, तो पेल्विक कैविटी के साथ, पेल्विक कैविटी यानी सैक्रम के साथ यानी छत के साथ, साइड की दीवारों के साथ, नीचे पेल्विक फ्लोर के साथ, इस तरह का संबंध है, तो वह स्थिति कहलाती है इसकी पोजीशन। तो यहां पर आंसर जाएगा अपना पोजीशन। जैसे हमने बात की थी डोर्सोसैक्रल, है ना, डोर्सोप्यूबिक, डोर्सोपेल्विक, तो इस तरह की पोजीशन होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि जो भ्रूण है उसके अग्रपाद, पश्चपाद, गर्दन यानी स्वयं के अंगों का स्वयं के शरीर के साथ संबंध क्या कहलाता है? पोस्चर कहलाता है। तो आंसर जाएगा यहाँ पर पोस्चर। जैसे कोई एक पैर नीचे दबा हुआ हो, दोनों पैर आगे नीचे दबे हुए हों शरीर के नीचे, या पिछले दोनों पैर शरीर के नीचे दबे हुए हों, ठीक है, तो इस तरह के क्या है वो पोस्चर होते हैं। क्लियर? ये हो गए प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से डिस्टोकिया का मूल कारण नहीं है। हमने बात की थी डिस्टोकिया के मूल कारण पढ़े थे और तात्कालिक कारण पढ़े थे, और तात्कालिक में 2 प्रकार के कारण पढ़े थे, माँ के कारण और भ्रूण के कारण। तो इसमें बताइए कि निम्न में से डिस्टोकिया का मूल कारण नहीं है? पोषण, संक्रमण, आनुवांशिकी या हाइड्रोसिफेलस। फोर्थ, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, सी फोर्थ। इसमें जो आंसर जाएगा अपना वो जाएगा हाइड्रोसिफेलस, क्योंकि जो हाइड्रो मीन्स पानी और सिफेलस मीन्स सिर, तो सिर में पानी का, और सिर में कैसे भरेगा? सिर में क्या चीज रहती है? क्रेनियल कैविटी। तो जब क्रेनियल कैविटी में, सिर की क्रेनियल कैविटी में पानी भर जाता है, तो उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। क्रेनियल कैविटी में पानी, तो ये किसके कारण डिस्टोकिया हो रहा है? सिर बड़ा हो गया, भ्रूण को निकलने में कठिनाई है, तो भ्रूण के कारण हो गया, तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा हाइड्रोसेफेलस। जबकि पोषण से संबंधित है, संक्रमण है, आनुवांशिक है, ये सब किसमें आते हैं? मूल कारण के अंतर्गत आते हैं। क्यों? जब हम पोषण ही नहीं देंगे शुरुआत से ही, तो भाई मूल कारण तो वहीं से बन गया कि भ्रूण का विकास होगा या नहीं होगा, जो माँ है उसके गर्भाशय का विकास नहीं होगा, छोटा रह जाएगा, भ्रूण बड़ा हो जाएगा, संक्रमण हो गया, ठीक है, आनुवांशिकी, तो शुरुआत के ही कारण हैं ये, ठीक है, मूल कारण होते हैं किसके? डिस्टोकिया के। अब देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहां से 3 से 4 5 जितने भी क्वेश्चन बनाना चाहो आप बना सकते हैं, है ना। बताइए, पहला है त्वचा के नीचे पानी का भरना। इसमें हम किसके साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं? किसे कहेंगे, क्या कहेंगे त्वचा के नीचे पानी का भरना? एसाइटिस, पॉलीसाइकिया, हाइड्रोथोरेक्स, एनासाइका।
अब आंसर बताइए मुझे। फोर्थ फोर्थ दे रहे हो आप सभी इसका आंसर। थर्ड थर्ड। ठीक है। हाइड्रोथोरेक्स। नंबर फर्स्ट एसाइटिस। विपिन कुमार सी। हाइड्रोथोरेक्स। दीप्ति उपाध्याय टू एवरीवन, ये फोर्थ एनासाई का है। चलिए ठीक है, फिर एक साथ बराबर क्लियर करेंगे कि आपको पहले पता तो होना चाहिए। पेरिटोनियम कैविटी में पानी का भरना क्या कहलाएगा? अब इसका आंसर दीजिए यहां से आगे। पेरिटोनियम कैविटी में पानी का भरना क्या कहलाएगा? पेरिटोनियम कैविटी में, इसमें आगे आप सब फर्स्ट पे आ गए। फर्स्ट एसाइटिस। चलिए, अब अगला, त्वचा के नीचे अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाएगा? अब आप नाम लिखना है इसमें सीधा। ठीक है, एक दो नहीं, इसमें लिखना आप क्या बोल रहे हो आप, जिससे कि डिफ्रेंशिएट कर सकूं मैं। हाँ, यहाँ से इस क्वेश्चन का हो गया पॉलीसाइकिया। ठीक है, अब यहाँ के बाद आंसर दीजिए पॉलीसाइका क्या। यानी त्वचा के नीचे अत्यधिक वसा का जमाव को हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइ, पॉली पॉली पॉली। ओके। ठीक। और कोई? पॉलीसाइकिया। हाइड्रोथोरैक्स पुष्पेंद्र सिंह हाइड्रोथोरैक्स बोल रहे हैं, कैसे ये किसका बता रहा है? पहले से पहले टाइप कर रहा है क्या? और थोरेसिक कैविटी में पानी का भरना, ये तो फिर आसान है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी और पानी, हाइड्रो, तो ये तो खैर ठीक है, चलो आप सभी बता देंगे हाइड्रोथोरेक्स। इसका तो आंसर हो गया आपका ये, हाइड्रोथोरेक्स। ठीक है। और पहला है त्वचा के नीचे। ठीक है, त्वचा के नीचे जो पानी भरना क्या कहलाता है? एनासाइका। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा नंबर फोर। ठीक है, त्वचा के नीचे पानी भरने को क्या बोलते हैं हम? एनासाइका। लेकिन ये तो हो गया त्वचा के नीचे। और दूसरा है कि पेरिटोनियम कैविटी, तो इसके नीचे इसका आंसर जाता है एसाइटिस। ठीक है, और त्वचा के नीचे जो वसा जमती है उसे बोलते हैं पॉलीसाइकिया। ठीक, तो ये होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपको विशेषकर ये एक तरह से चार क्वेश्चन हो गए। चार क्या, ये चार इधर से पूछो चार इधर से पूछो, तो आठ क्वेश्चन है ये एक तरह से। तो ये डेफिनेशन इनसे बनने की संभावना ज्यादा रहती है कि त्वचा के नीचे पानी का भरना क्या कहलाएगा? त्वचा के नीचे पानी भरना कहलाएगा एनासाइका। ठीक है, और पेरिटोनियल कैविटी में पानी का भरना कहलाता है एसाइटिस। हमने देखा होगा कि जैसे विशेषकर कुत्तों में, है ना, क्या होता है कि नीचे जो, क्या नाम है उसका, नीचे एब्डोमिनल वाला भाग होता है, उस जगह पर पानी भर जाता है। ठीक है, उसको सिरिंज वगैरह लगा करके बाहर निकाला जाता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? एसाइटिस अवस्था ही होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है, किसी अंग में या एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है। ये कौन सी में है? पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, और त्वचा के नीचे वसा का जमाव को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइकिया कहते हैं। थोरेसिक कैविटी में पानी का भरना क्या कहलाता है? हाइड्रोथोरेक्स कहलाता है। जबकि अभी इससे पहले का ही क्वेश्चन था कि क्रेनियल कैविटी में पानी का भरना क्या कहलाता है? क्रेनियल कैविटी में पानी का भरना क्या कहलाएगा? हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भेड़, बकरी, ऊंटनी, इन सब का मध चक्र जो है क्या होता है? बताइए, इनमें से क्या आंसर जाएगा? क्रम से बताना है, भेड़ का कितना है, बकरी का कितना है, ऊंटनी का कितना है। 17 20 23, 23 20 17, 17 21 21, 21 21 21, बताइए जल्दी फटाफट।
3 AA 331, 3 और 1 में जा रहे हैं सभी, यानी 3 वाला कौन सा, 17 21 21, और 1 17 20 23। तो इसमें से किसका सही है भैया, ये बताइए। तो दो ऑप्शन जा रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग तो बता रहे हैं ये वाला कि ये सही है, और कुछ बता रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक चीज का तो पता है ना, कि भाई आपको ये पता है कि 17 वाला अपना सही है, यानी भीड़ का जो है, जो मत चक्र है, वो आप 17 मान करके चल रहे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा। अब ऊँटनी का भी पता होना चाहिए कि ऊँटनी का कितना है ना, और बकरी का भी पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन अपना आंसर जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। 17 भेड़ का, 20 बकरी का, और ऊँटनी का 23 दिन। ठीक, तो आंसर होगा अपना 17 20 23। अगला है, गाय में अंडोत्सर्ग मध्य चक्र की किस अवस्था में होता है, बताइए। मैटिस्ट्रस, प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मैटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस। 3 3 3, वेरी गुड। तो इसका आंसर जाएगा अपना मैटिस्ट्रस, है ना, क्योंकि गाय में जो अंडोत्सर्ग है वो ईस्ट्रस अवस्था के 12 घंटे बाद होता है। तो कौन सी अवस्था आ जाती है, अवस्था समाप्त होने के बाद मैट ईस्ट्रस अवस्था आती है, तो इसलिए अंडोत्सर्ग कौन सी अवस्था में होगा, मैट ईस्ट्रस अवस्था में हो। अगला है, प्रोइस्ट्रस और मैट ईस्ट्रस रक्तस्राव क्रम से किससे संबंधित होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब हो गया प्री ईस्ट्रस ब्लीडिंग और मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग कौन कौन से जानवरों से संबंधित होती है, क्रम से बताना है। 1 4 1 4 1 4, पहले पहले और चौथे में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है कुछ लोग तो बता रहे हैं ये वाला आंसर, और कुछ बता रहे हैं ये, यानी गाय और कुतिया ही इसका आंसर है, पर कौन से में कौन सा आएगा ये बताइए आप। बताइए, प्री स्ट्रेस ब्लीडिंग किस में होगी और मैट स्ट्रेस ब्लीडिंग किस में होगी। 4 4 4 3 4, हाँ सभी इसमें कंफ्यूज, ठीक है, फोर्थ आंसर पर ज्यादा जा रहे हैं। तो देखो, प्री ईस्टस ब्लीडिंग यानी ईस्टस अवस्था से पहले ब्लीडिंग किसमें पाई जाती है, और ईस्टस अवस्था के बाद कौन सी आती है, मैटिस्टस। तो मैटिस्टस ब्लीडिंग किसमें पाई जाती है, इसमें जो अपना आंसर जाएगा, प्रीस्टस तो होती है बिच के अंदर, और मैटिस्टस होती है गाय के अंदर। ठीक है, तो ये होती हैं इसका आंसर। प्रीस्टस किसमें पाई जाएगा, बिच के अंदर, और मैटिस्टस ब्लीडिंग किसमें पाई जाएगी, गाय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो भी कभी कभी हीफर्स के अंदर पाई जाती है। बाकी और सामान्यतः जानवरों में ब्लीडिंग नहीं पाई जाती, केवल इन दो प्रजातियों में ही, कुतिया में और गाय के अंदर ब्लीडिंग पाई जाती है। जो भी कौन उन ब्लीडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, प्री ईस्ट्रस ब्लीडिंग कुतिया के अंदर, और गाय के अंदर बोलते हैं उसे मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग कहते हैं। अगला है, प्रेरित अंडोत्सर्ग का उदाहरण है, इसका बताइए। प्रेरित अंडोत्सर्ग, ऑल फोर्थ। प्रेरित अंडोत्सर्ग से क्या मतलब है कि सामान्यतः अंडोत्सर्ग तब तक नहीं होगा जब तक नर और मादा का समागम नहीं हो जाता। समागम होने के बाद ही मादा के अंदर अंडोत्सर्ग होगा, तो वह कहलाते हैं प्रेरित अंडोत्सर्गी। ठीक है, अंडोत्सर्ग नर से समागम द्वारा प्रेरित होता है, यानी कॉपुलेशन के बाद ही क्या होता है, अंडोत्सर्ग होगा। तो इसमें आंसर क्या जाएगा अपना, सभी। खरगोश, ऊंट, बिल्ली, तीनों ही किस प्रकार के जानवर हैं, प्रेरित अंडोत्सर्गी प्रकार के जानवर होते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी, लॉन्ग डे ब्रीडर कौन से हैं और शॉर्ट डे ब्रीडर कौन से हैं, बताइए। लॉन्ग डे ब्रीडर में कौन सा आएगा, फोर्थ फोर्थ, और बताइए भैया, कुछ तो बताओ। अरे वाह, चलो, तो आप सभी बोलना चाह रहे हैं कि घोड़ी, तो इसका आंसर घोड़ी सही। ठीक है, यानी
लॉन्ग डे यानी गर्मियों के समय में जो हीट में आते हैं, ठीक है, गर्मियों के दिन को हम क्या मानते हैं, ग्रीष्म ऋतु के जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, तो इसीलिए उनको क्या बोल देते हैं, लॉन्ग डे। और जो उन गर्मियों में हीट में आता है उन जानवरों को बोलते हैं लॉन्ग डे ब्रीडर। तो इसमें आंसर चला जाएगा घोड़ी। अब दूसरा है शॉर्ट डे यानी सर्दियों के दिनों में आने वाले, कौन से हैं, ऊंटनी, बकरी, भेड़ या सभी, बताइए इसमें। ये RJ05 कहाँ से जग के आया है भैया? तब से आंसर किसी में नहीं आया, मुझे किधर भी नहीं दिखा ये। हाँ जी साहब, ऑल ऑल ऑल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये सभी जो हैं कैसे हैं, शॉर्ट डे ब्रीडर पशु होते हैं, यानी सर्दियों के समय में किसमें आते हैं, ये हीट में आते हैं। चलिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, फिर से एक इस तरह का क्वेश्चन जो कि एक बार में ही कई सारे क्वेश्चनों को कवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए मुझे, अब यहाँ पर आप RJ0 फोर्थ आंसर, वेरी गुड। और ये पहले से पहले पिग, राइडिंग टेस्ट किससे संबंधित है, ठीक है। देखो, राइडिंग टेस्ट हो गया, विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस हो गया, लाइन रिफ्लेक्स हो गया और टेल वैगिंग हो गया, ठीक है। तो राइडिंग टेस्ट किससे संबंधित है, ये ताव के लक्षणों में से एक आता है, ठीक है। तो विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस है, ये भी ताव का लक्षण है, लाइन रिफ्लेक्स है, ये भी क्या है, ताव का लक्षण है, और टेल वैगिंग भी क्या है, ताव यानी हीट में आने के सिम्टम्स होते हैं। ये जो चारों कंडीशन है वो किससे संबंधित है, कि जानवर हीट में आ रहा है, ताव में आ रहा है, ठीक है। तो राइडिंग टेस्ट इनमें किससे संबंधित है वो आप बताइए, घोड़ी, गाय, सुअरी और बकरी। ये कहाँ से शुरू हुआ है? दीप्ति उपाध्याय, बिरजू हॉर्स, और थर्ड पर क्या है, सुअरी, सुअरी, पिग। तो सभी का आंसर सी जा रहा है, पिग जा रहा है, क्या पिग सही है? हैं, जब इतने सारे लोग दे रहे हैं, दीप्ति उपाध्याय हॉर्स पे हैं। देखिए, तो राइडिंग टेस्ट किसका है, इसका आंसर जाएगा, यानी ये किससे संबंधित है, पिग से ही संबंधित होती है, ठीक है। दूसरा है विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, इसका बताइए। विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, पुष्पेंद्र सिंह मेयर, प्रियंका चौधरी फर्स्ट, यानी मेयर घोड़ी, विपिन कुमार ए, दीप्ति उपाध्याय मेयर, बिरजू हंसराज फर्स्ट मेयर। तो इसमें विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस किससे संबंधित है, घोड़ी से संबंधित है, यानी मेयर का ही ये क्या है, ताव का एक विशेष लक्षण होता है। लॉइन रिफ्लेक्स किससे संबंधित है, अब ये बताइए, लॉइन रिफ्लेक्स, बचे दो, गाय और बकरी, है ना। तो किससे संबंधित है, लॉइन रिफ्लेक्स, चार और दो, चार और दो, चार और दो। देखो, लॉइन रिफ्लेक्स संबंधित है गाय से, और टेल वैगिंग संबंधित है बकरी से, ठीक है। तो यहाँ सेकंड और यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, इन प्रजातियों के एक विशेष लक्षण होते हैं ताव में आने के। इनसे सिंपल एक ऑप्शन, एक क्या नाम, सिम्टम दे करके पूछ सकता है कि निम्न में से राइडिंग टेस्ट किस पशु में ताव का मुख्य लक्षण है, निम्न विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस निम्न में से किस पशु का ताव में आने का मुख्य लक्षण है, या पूछ लेगा कि घोड़ी का मुख्य सिम्टम कौन, ताव में आने का मुख्य सिम्टम क्या है, ये चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट करके चार आठ क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। अगला है मध, ये मध्य नहीं, ये मद आ जाएगा, है ना। मध चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। मध चक्र की सबसे लंबी अवस्था, प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस। ये प्री स्ट्रस पे पहुंच गए कुछ, कुछ पहुंच गए मेटिस्ट्रस पे, ज्यादातर पहुंच रहे हैं अपने डाइस्ट्रस पे, है ना। तो आंसर इज डाइस्ट्रस, ठीक है। सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, ड्राइस्ट्रस। और वहीं आपसे पूछे कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है स्ट्रस की, ठीक है, तो कौन सा आंसर जाएगा अपना, सबसे छोटी में जाएगा। इसी की जगह यदि होता सबसे लंबी की जगह पर सबसे छोटी।
तो सबसे छोटी अवस्था अधिकांशतः कौन सी होती है? ईस्टस अवस्था की। हम बात करें यहाँ पर गाय भैंस, ठीक है। सबसे छोटी अवस्था कौन सी हो जाएगी? ईस्टस अवस्था हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला है बाईपार्टाइट। बाईपार्टाइट प्रकार का गर्भाशय किससे संबंधित होता है या किसमें पाया जाता है? बाईपार्टाइट प्रकार का हमने 3 प्रकार के वहां पर गर्भाशय के पढ़े थे। बाईपार्टाइट, ठीक है, कॉर्नोपार्टाइट, है ना, और डुप्लेक्स प्रकार के। तो ये 3 प्रकार के गर्भाशय थे। तो इसमें पहला है बाईपार्टाइट। ये किसमें पाया जाता है बताइए? और किसे कहते हैं ये अभी बात करेंगे हम। तो फर्स्ट यानी पिग। बाईपार्टाइट प्रकार का गर्भाशय किसमें पाया जाता है? दीप्ति उपाध्याय फर्स्ट यानी मेयर फर्स्ट, नहीं बिरजू अंतरा फर्स्ट, कविता फर्स्ट, पुष्पेंद्र मीना पिग। या पिग में बता रहे हैं ज्यादातर सभी, यानी बाईपार्टाइट प्रकार का जो गर्भाशय है। देखिए पहली चीज तो यह है कि बाईपार्टाइट प्रकार का गर्भाशय हम कहते किसे हैं? तो कहते किसे हैं? गर्भाशय जो है उसमें क्या चीज होती है? एक तो बॉडी होती है, ठीक है, और दूसरे होते हैं हॉर्न। तो ऐसे गर्भाशय, ठीक है, जिनमें बॉडी बड़ी होती है और हॉर्न क्या रहते हैं? छोटे रहते हैं, उन गर्भाशय को हम क्या बोलते हैं? बाईपार्टाइट प्रकार के गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से आ जाते हैं? ऐसे जानवर जिनमें टी प्रकार का, टी शेप का गर्भाशय पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाईपार्टाइट प्रकार के गर्भाशय कहते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें से टी प्रकार का गर्भाशय किस में पाया जाता है? ठीक है, बिल्कुल पुष्पेंद्र मेयर में टी शेप। तो इसका आंसर जाएगा अपना घोड़ी। तो घोड़ी के अंदर बाईपार्टाइट प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है, ठीक है। अगला है डुप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय। तो डुप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय किसे कहते हैं? ये किसका, इसका एग्जांपल क्या जाएगा? फोर्थ। अच्छा ये तो आप पहले का दे रहे हैं, मैं डुप्लेक्स प्रकार का पूछ रहा हूँ इसमें आप। विपिन कुमार थर्ड, थर्ड थर्ड। थर्ड पे, ठीक है। तो डुप्लेक्स किसे कहेंगे? आपने सुना होगा कि जैसे अ, जो बिल्डर्स होते हैं, है ना, तो वो मकान को जब बेचते हैं क्या कहते हैं? तो भाई जैसे एक तो सिंपल प्लॉट बेचा जाता है, ठीक है, एक सिंगल फ्लोर बेची जाती है। तो ऐसा मकान जिसमें 2 डबल स्टोरी बना होता है, ठीक है, कौन सा मकान? 2 डबल स्टोरी बना हुआ है, उसको वो क्या कहते हैं? डुप्लेक्स। के साहब एक डुप्लेक्स है, तो वो उस मकान को क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि एक नीचे की मंजिल और एक दूसरी मंजिल, तो 2 मंजिल हैं, ठीक है। इसी तरह से डुप्लेक्स का मतलब यहाँ भी क्यों दिया गया है कि जब किसी प्रजाति में या किसी जानवर में सर्विक्स, ठीक है, और दूसरा उसके हॉर्न, बोलते हैं हम गर्भाशय, ये जो दोनों चीजें हैं डबल हों, सर्विक्स भी डबल हों और गर्भाशय भी डबल हो, उसे हम बोलते हैं डुप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय। ऐसा डुप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है तो वो उसके अंदर, ठीक है। तो 2 प्रकार का, यानी यहाँ पर गर्भाशय कितने होते हैं? 2 उपस्थित होते हैं, सर्विक्स भी 2 होती हैं और गर्भाशय भी क्या होते हैं? 2 होते हैं। और उस गर्भाशय को हम बोलते हैं डुप्लेक्स यूट्रस, ठीक है। अब देखिए कुतिया और घोड़ी में गर्भाशय का आकार क्रम से होता है, बताइए? वाई और टी से, वी और वाई से, वी और टी से, ई और वी से, इसमें से बताइए
किस प्रकार का गर्भाशय होता है? थर्ड 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 पे आ गए सभी। तो अभी घोड़ी के बारे में तो हमने अभी बात की थी। घोड़ी में कैसा था, टी शेप था। तो अब टी एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, तो इन दो में से कोई एक जाएगा, है ना। लेकिन कुतिया के अंदर किस प्रकार का पाया जाता है? कुतिया के अंदर पाया जाता है वी शेप। ठीक है, तो इसलिए अपना आंसर चला जाएगा वी शेप और टी शेप। कुतिया के अंदर हो गया वी शेप और घोड़ी के अंदर हो गया टी शेप। और वहीं हम गाय भैंस की बात करें तो गाय भैंस अपना कैसा हो जाएगा, वाई शेप हो जाता है। ठीक है, और गाय की चलो यहीं पर क्लिक देते हैं, गाय में अगर पूछ ले तो कैसा होगा, वाई शेप होता है। अगला है मुर्गी की अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं? बताइए कितने भाग होते हैं मुर्गी की अंडवाहिनी के? पांच 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 भाग। मुर्गी की अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं? पांच भाग। तीन चार पांच छह, इसका आंसर होगा पांच। बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। ठीक है, इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, यूट्रस एंड वेजाइना, तो वो पांच भाग थे। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। मुर्गी की अंडवाहिनी का भाग नहीं है। अब ये बताइए इनमें से कौन सा भाग है जो मुर्गी की अंडवाहिनी का नहीं है? अगर आपको पांच आप बोल रहे हैं तो इनमें से कौन सा भाग है जो मुर्गी की अंडवाहिनी का नहीं है? फोर्थ 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 फोर्थ। वेरी गुड। इनफंडिबुलम भी मुर्गी की अंडवाहिनी का भाग होता है, मैग्नम भी होता है, इस्थमस भी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, यूट्रस यानी गर्भाशय हो गया। ठीक है, और लास्ट में वहां पर क्या आ जाता है, क्लोएका आ जाती है। और एम्पुला जो है ये इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो एम्पुला जो है मुर्गी की अंडवाहिनी का भाग नहीं होता। अगला, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। असत्य कथन कौन सा है? रोमन थी पशुओं में दाई ओवरी यानी राइट साइड की ओवरी क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, क्या ये कथन सत्य है? मुर्गी में बाई ओवरी व ओविडक्ट अधिक विकसित होती हैं। मुर्गी में मैग्नम एल्बुमिन बनाता है, या कोई नहीं। इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य असत्य है, मतलब सही नहीं है? तो फोर्थ फोर्थ दे रहे हैं कुछ, बी बी यानी दूसरे में और फोर्थ में से आप ज्यादातर चूज कर रहे हैं, है ना। तो दूसरे और चार में जा रहे हैं, यानी आपको ये पता है कि रोमन थी पशुओं में जो गाय भैंस भेड़ बकरी हैं उनमें राइट ओवरी अधिक क्रियाशील होती है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है, ट्रू है ना। और एक आप ये भी मान लें कि मुर्गी में मैग्नम एल्बुमिन बनाता है, इसको भी क्या मान के चल रहे हैं आप, सत्य है। और ये क्या पूछ रहा है, असत्य कथन। असत्य कथन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ इसमें से दो और चार जो ऑप्शन दे रहे हैं कि मुर्गी में बाई ओवरी व ओविडक्ट अधिक विकसित होती है, और कुछ कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसका मतलब ये सभी कथन कैसे हैं, सत्य हैं। ठीक है, तो अब मुर्गी में बाई ओवरी व ओविडक्ट अधिक विकसित होती है, तो ये कथन भी कैसा है, सत्य है ना। क्योंकि मुर्गी में बाई का मतलब हो गया लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट ओवरी ही पाई जाती है, जबकि मुर्गी में जो राइट साइड की ओवरी है और ओविडक्ट है वो क्या रहती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो मुर्गी के अंदर क्या होगा यहाँ पर, राइट ओवरी व ओविडक्ट एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा अपना, कोई नहीं। इनमें यानी इनमें से कोई भी कथन अपना असत्य नहीं है, सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अग्र पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है।
इनमें से कौन सा हार्मोन है जो अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए। मैं बैठ लेता हूँ थोड़ी देर। बताइए साहब, अग्र पीयूष ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है? तो फोर्थ और थर्ड और बी, यार यहाँ पर तो काफी वेरिएशन आ गया। सेकंड ऑप्शन भी आप आंसर बता रहे हैं, थर्ड भी बता रहे हैं। कामधु कहेगा सर जी। हाँ, पाम दू क्या है? थर्ड जैसे कि मैं ऑप्शन। अरे आंसर दो मेरे भाई। दूसरा दे दिया, एडीएच। चलिए साहब, देखो, एमएसएच का मतलब क्या होता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। और तीसरा है एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब देखो, अब अपना आंसर कैसे जाएगा? सबसे पहले एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां से स्रावित होता है? यह मध्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहां से स्रावित होता है? पश्च से स्रावित होता है। ठीक है। अब या तो आंसर इसमें से एसीटीएच जाएगा या कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसलिए अपना आंसर जाएगा एसीटीएच। ठीक है। चलिए, अगला है अग्र पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। ठीक है, दोबारा से कोई चीज आ गई। तो अग्र पीयूष ग्रंथि का निम्न में से कौन सा हार्मोन है? एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन या सभी? बताइए। ऑल फोर्थ फोर्थ, वेरी गुड। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? ऑल जाएगा, सभी जाएगा, है ना? क्योंकि एलएच भी अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, एफएसएच भी और प्रोलैक्टिन भी, है ना? वेरी गुड। अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, बताइए कौन सा है? जो अंडोत्सर्ग करवाता है, अंडे को बाहर निकलवाता है। अंडोत्सर्ग का मतलब है कि अंडे को ओवरी से बाहर निकालना, क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। थर्ड यानी एलएच। थर्ड थर्ड थर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एलएच, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक। तो अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिम्मेदार होता है। अब दूसरा है, ऑप्शन यही है कि अंडे के विकास के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? बताइए इसमें, अंडे के विकास के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? सेकंड सेकंड सेकंड। ऑक्सीटोसिन, एफ एस एस एल एच, कोई नहीं। तो आपका आंसर जा रहा है ज्यादातर का एफ एस एच। एफ एस एच का मतलब हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, क्योंकि यही क्या है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए? विकास के लिए। तो ये हार्मोन हो गया, ये आंसर जाएगा किसका? अंडे के विकास के लिए। और ये किससे स्रावित होता है? अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है। और एलएच का काम क्या हो गया? अंडोत्सर्ग करवाना हो गया। और ऑक्सीटोसिन पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। बाकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये मांसपेशियों में क्या करवाता है?
कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और बाकी इसको क्या बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको, ऑक्सीटोसिन को। अगला है कार्पस लूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा है, बताइए। कार्पस लूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोजेस्टेरोन सेकंड, ठीक है, राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन। कई बार बात कर चुके हैं, जो कि किसके लिए आवश्यक है, गर्भधारण के लिए आवश्यक होता है। गर्भधारण ये करवाता है। ठीक है, जब तक प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, ठीक है, तो गर्भधारण नहीं हो पाएगा। अंडाशय से स्रावित हार्मोन है, अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या सभी, बताइए। सेकंड, ऑल। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ, यानी ऑल। वेरी गुड। ठीक है, तो ये सभी हार्मोन हैं, क्योंकि देखो, रिलैक्सिन हो, चाहे ईस्ट्रोजन हो, चाहे प्रोजेस्टेरोन हो, ये सभी हार्मोन किससे स्रावित हो रहे हैं, ओवरी से स्रावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या नाम है, जो प्रोजेस्टेरोन है वो भी कार्पस लूटियम में कहां पर है, ओवरी के अंदर है। ईस्ट्रोजन है, विकसित होता हुआ अंडा कहाँ है, ओवरी के अंदर है। रिलैक्सिन है, वो भी ओवरी से स्रावित हो रहा है। तो सभी ये हार्मोन किससे स्रावित होते हैं, अंडाशय से या ओवरी से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, डिफ्यूज प्रकार के प्लेसेंटा का उदाहरण है, इसमें बताइए। डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, सुअरी में, घोड़ी में, ऊंटनी में या सभी के अंदर? फोर्थ, सभी में। RJ051 फर्स्ट, विपिन कुमार सेकंड। कैसे, कहाँ गए डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा? सुदेश कुमार, सुदेश पोलदार सेकंड, यानी घोड़ी। ठीक है, डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा का उदाहरण क्या है, घोड़ी ही होती है। घोड़ी के साथ डिम्पी, डिफ्यूज सही है। ठीक है, मियर एंड पिग, तो ये बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर दो ऑप्शन हमने दे दिए, तो जो डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा है उसके ऑप्शन क्या जाएंगे, सुअरी और घोड़ी, दोनों ही इसके आंसर होते हैं। तो इन दोनों में ही थोड़ा अंतर पड़ गया इसमें, है ना। तो डिफ्यूज प्रकार का, हाँ, डिफ्यूज में तो इसमें तो आपका ऑल ही चला जाएगा पूरा, है ना। सही है, जिनका ऑल आंसर है वो सही है, क्योंकि ऊँटनी भी इसी में आ जाती है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने ऑल आंसर दिया है वो सही है बिल्कुल, तो आंसर जाएगा इसमें ऑल, मेयर एंड पिग और कैमल। ठीक है, तो ये पूरा इसमें क्या जाएगा, ये इसका डिफ्यूज प्रकार के प्लेसेंटा का उदाहरण क्या हो जाएगा, मेयर, पिग और कैमल, तीनों ही क्या है, इनके अंदर डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा उपस्थित होता है। ठीक है, अगला है जोनरी प्रकार का प्लेसेंटा का उदाहरण है। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से आप कर सकते हैं कि हमने जो सुअरी और घोड़ी बोल दिया, सुअरी और घोड़ी किसमें है, डिफ्यूज प्रकार में, तो बचा क्या, बिच। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा अपना, जोनरी, यानी बिच के अंदर ये पाया जाता है। सो सिंडेस्मोकोरियल, ठीक है, ये प्लेसेंटा, इसका जो उदाहरण है, ठीक है, सिंडेस्मोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है। ठीक है, यहाँ हमने जो बात की थी वो किसके आधार पर की थी, कि जो माँ के प्लेसेंटा की कौन कौन सी लेयर शामिल होती हैं, और जो भ्रूण है उसके प्लेसेंटा की कौन कौन सी लेयर शामिल होती हैं। तो भ्रूण की तो तीनों होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर माँ की कौन सी रहती हैं, दो लेयर शामिल होती है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, बिच में, घोड़ी में, बकरी में या बंदर के अंदर ये पाया
बताइए सिंडेस्मोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा। समय बहरा है कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है देखता सबको है, भैया देख रहा है सबको। थर्ड यानी गॉड। और बताइए सिंडेस्मोकोरियल किस में पाया जाता है? देखो यहाँ पर कोरियल शब्द आ गया, तो इसमें यहाँ पर बकरी, बकरी के साथ गाय, गाय के साथ भेड़, इन सभी में कौन सा पाया जाता है? सिंडेस्मोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है। अगला है एपिथीलियोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? ठीक है, इसका बताइए किसमें पाया जाएगा एपिथीलियो प्रकार, कोरियल प्रकार का प्लेसेंटा? सेकंड यानी मेयर, सेकंड सेकंड सेकंड, नो 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 नो, इसमें आपका आंसर जाएगा मंकी। यहाँ तो यहाँ मंकी है, और यहाँ इसी के साथ एपिथीलियो कोरियल में कौन किसका आ जाएगा? मनुष्य का आ जाएगा। तो मनुष्य के अंदर भी कौन सा पाया जाता है? एपिथीलियो कोरियल प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉकिंग ऑफ टेल, गर्भ परीक्षण का जो तरीका है वो किसके अंदर होता है, यानी किसमें ये तरीका अपनाया जाता है कि भाई ये गर्भ परीक्षण करते हैं इस तरीके के द्वारा? गाय, बकरी, घोड़ी या ऊंटनी? क्या कह रहे हैं अब? देवे लग रहे हैं। डी डी डी, फोर्थ फोर्थ फोर्थ। हाँ इसमें तो आगे साहब बिल्कुल लाइन पे आ गए इसमें तो, है ना? तो ऊंटनी यानी कॉकिंग ऑफ टेल इसमें अपनाया जाता है, ऊंटनी में ये अपनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है इसमें कि जैसे ही गर्भित जो ऊंटनी है वो नर के संपर्क में आती है, तो अपनी जो पूंछ है उसको थोड़ा सा वो उठाने लग जाती है। तो इसको हम मानते हैं कि गाय जो क्या नाम ऊंटनी है वो गर्भित हो चुकी है। ठीक है, कॉकिंग ऑफ टेल। तो पूंछ को वो क्या करती है, थोड़ा सा उठा करके हिलाती है, अब जब नर के संपर्क में वो आती है। तो ये तरीका किसमें अपनाया जाता है? ऊंटनी के अंदर अपनाया जाता है। अगला है, घोड़ी में गर्भ परीक्षण का तरीका कौन सा है? क्यूबोनी टेस्ट, A to Z टेस्ट, USG टेस्ट या सभी? बताइए। फोर्थ 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 ऑल। ठीक है, देखो क्यूबोनी टेस्ट भी घोड़ी में किया जाता है, A to Z टेस्ट भी किया जाता है, USG यानी सोनोग्राफी भी की जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी, और सभी। तो इसमें आंसर चला जाएगा ऑल। तो इस तरह से यहाँ पर अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कुछ टॉपिक यहाँ पर रह गए हैं, तो उनके बारे में हम अगली किसी क्लास में बात करेंगे। तो अब गायनेकोलॉजी में हमारा एक टॉपिक तो रह गया है, कौन सा? देखिए, छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं। एक तो रह गया है कृत्रिम गर्भाधान, छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या लाभ है, क्या हानि है। और दूसरा है तनुकारक, तनुकारक क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनके गुण क्या है, इसके बारे में बात हमें करनी है। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हो सकता है कि जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करें। ठीक है, तो यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।